हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म में हमने लास्ट टॉपिक कवर करा, वो था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमने ये पढ़ा। व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन, पहले हम ये समझ लेते हैं। रिकंस्टिट्यूशन जब एक फर्म जो है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसके रूल, कुछ भी आपको चेंजेस करना हो, कोई फर्म में कोई पार्टनर जा रहा हो, आ रहा हो, किसी की डेथ हो गई हो, तो अब आपको जो एग्रीमेंट जो चल रहा था पहले, उस एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस लाना हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने बनाया, अपना रूल बुक बनाया, उसको रिकंस्टिट्यूट करना हो, क्योंकि कुछ चेंजेस हो जाते हैं बिजनेस में, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए रिकंस्टिट्यूशन करना। तो एक रीजन रिकंस्टिट्यूशन का होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम एडमिशन पढ़ चुके हैं, जब एक नया पार्टनर आता है तो रिकंस्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। अब रिटायरमेंट हो गया है तो रिकंस्टिट्यूशन हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद हम जितने भी पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की यहाँ पे मीनिंग दी गई कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। रिटायर ऑफ अ पार्टनर का मतलब है कि वो पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है फर्म से। सीजिंग्स टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अ पार्टनर में रिटायर, अब वो किस किस सिचुएशन में रिटायर हो सकता है। एक एग्रीमेंट हो कि 2 साल बाद इस, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो या ऐड भी करते हो, उस पार्टनर को ऐड करके भी तो रिटायर हो सकता है, तो आपके बीच में कुछ एग्रीमेंट हो सकता है कि कल को हम इतने इतने साल के लिए हम इसे रख लें, तो एग्रीमेंट में लिखा होगा तो उसे रिटायर होना ही पड़ेगा। अगर आप सब पार्टनर तैयार हो, तीनों पार्टनर मिलके बोल रहे हो कि हाँ आपको रिटायर हो जाना चाहिए, और वो तीसरा पार्टनर भी एग्री है कि हाँ हम लोग भी एग्री, मतलब किसी एक पार्टनर को रिटायर होना है और वो एग्री है लेकिन हम लोग एग्री नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। देखो एक पार्टनर आया ए बी सी, उसमें से सी रिटायर होना चाहता है। अब सी इसलिए रिटायर होना चाहता है क्योंकि उसने बिजनेस में बहुत सारे लोन दिलवाए और आज उसे पता चल चुका है कि बिजनेस बहुत बड़े लॉस में है, तो वो अपने आप को बचाना चाह रहा है। तो इसमें ए और बी की कंसेंट, सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर उनकी कंसेंट नहीं हुई तो बिजनेस से वो रिटायर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बहुत सारे रीजन है, मतलब उस जो भी आपका पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर, उन सबको एग्री होना चाहिए, सबकी कंसेंट होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए कि जब आप रिटायर हो रहे हो तो सारी चीजें बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। उसके बाद लायबिलिटी क्या होती है, देखो हमने मतलब तो समझा रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग कि कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है, आज के बाद वो फर्म में हिस्सा नहीं रह पाएगा। आज के बाद जो भी उसका लायबिलिटी एसेट्स था वो उसका हिसाब हमें आज ही करना पड़ेगा, इसके बाद वो इस फर्म का पार्ट नहीं रहेगा। अगर हम कोई भी डिसीजंस आगे जाके लेते हैं तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो आज से ही इस बिजनेस के पार्ट से खत्म हो रहा है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। क्या क्या लायबिलिटी हो सकती है उस रिटायरिंग पार्टनर की, तो देखो आज के बाद वो जितनी भी लायबिलिटीज थी, एसेट्स थी, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, आज के बाद वो लायबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज के बाद वो लायबल नहीं होगा, वो तब तक लायबल है जब तक एक पब्लिक नोटिस नहीं आ जाता, ठीक है ना, रिटायरिंग पार्टनर का। सो इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगी, अब हम एडजस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो एडजस्टमेंट रिक्वायर क्या क्या होगा। सबसे पहला, इस जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आगे जाके जो हमें प्रॉब्लम्स इसमें करनी है, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन हुआ तो इसमें न्यू चेंजेस होंगे, तो वो क्या क्या होंगे। जैसे फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नई रेशो चेंज होगी अब, है ना, नई रेशो बनेगी अब। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट भी होगा, क्योंकि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसने इतने साल आपके बिजनेस में मेहनत करी, उस गुडविल कमाई, तो आज के बाद वो नहीं रहेगा उस गुडविल का हिस्सा, तो वो गुडविल का शेयर लेके जाएगा। और जब वो गुडविल का शेयर लेके जा रहा है तो ऑफ कोर्स उसे रिमेनिंग पार्टनर गुडविल का हिस्सा देंगे, क्योंकि अगर ए बी सी पार्टनर है, उनमें से सी रिटायर हो रहा है, तो सी आज के बाद किसी भी चीज में हकदार नहीं होगा, उस गुडविल तक का भी हिस्सेदार नहीं होगा वो, तो वो गुडविल का हिस्सा लेके तो जाएगा ना। अब आज के बाद वो 3 जनों की गुडविल 2 जनों में ही रह जाएगी, तो फायदेमंद तो ए और बी है ना, तो उन्हें सी को वो हिस्सा देना पड़ेगा।
ठीक है ना। नेक्स्ट भैया, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। क्या पता असेट्स की वैल्यू रीवैल्यू करके बहुत सारा प्रॉफिट आया पड़ा हो, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो सारा रीअसेट्स हम रीवैल्यू करेंगे। या फिर लायबिलिटीज ज्यादा भी आ सकती है ना, लायबिलिटीज बढ़ गई हो इसलिए चुपचाप से निकल रहा हो, तो इसको भी रीवैल्यूएशन हमें करना पड़ता है। उसके बाद कुछ जनरल रिजर्व होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व होते हैं, वो सब उसे अगर प्रॉफिट्स है तो लेके जाएगा, और रिजर्व लॉसेज है तो वो झेलना पड़ेगा उसे। नेक्स्ट कि इसमें एडजस्टमेंट भी होता है कैपिटल में, जो शायद एक्चुअली आपके इस साल कोर्स से डिलीट हो चुका है कि कैपिटल में भी क्या एडजस्टमेंट होगा। आप देखो, एडमिशन के टाइम पे बिजनेस कंटिन्यू हो रहा होता था, यहाँ पर पार्टनर चला गया, रिटायर हो गया है, तो अब हमें जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है उसमें जो सी है, जब जैसे मान लेते सी रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर हमें देना पड़ेगा। तो वो आज से इस फर्म का हिस्सेदार नहीं है, तो जब वो जा रहा है तो उसकी कैपिटल भी हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। सो जो हम फर्स्ट टॉपिक आज जो डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो हमारा आज का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब एक चीज समझिए, इसको अब आप थोड़ा अलग तरीके से देखो, जैसे आपने एडमिशन के टाइम पे देखा, अब इसका तरीका थोड़ा अलग है आपको देखने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो वो हम समझते हैं कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर इज द रेशियो विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस। सो न्यू रेशियो वो रेशियो है जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मतलब अभी जो बच गए हैं, और रिमेनिंग पार्टनर, वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद हम लोगों का फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो किस बेसिस पर होगा, है ना। सो उस चीज के लिए यहाँ पर न्यू शेयर ऑफ पार्टनर अगर हमें निकालना है तो जो पुराना शेयर था, मतलब जब हम लोग 3 पार्टनर थे, उसमें जो रिटायर हो गया है पार्टनर उसका शेयर अब जुड़ जाएगा, क्योंकि उसका शेयर अब खत्म हो गया है ना, तो वो शेयर जुड़ जाएगा तो न्यू रेशो आ जाएगा हमारा। और इसमें आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर जब आप न्यू रेशो निकालते हो, तो अगर मैं एडमिशन के केस में जाऊं तो जब हम एडमिशन का केस वहां पर देखते थे तो उस एडमिशन के केस में जब हम एक चीज नोटिस करते थे वो ये होती थी कि बिजनेस में पहले न्यू रेशो निकलती थी, और न्यू रेशो से जो पुराने पार्टनर्स थे, जब नया पार्टनर आता था तो जो पुराने पार्टनर है उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता था अपना हिस्सा। लेकिन इस सिचुएशन में इसका उल्टा होता है, जब 3 पार्टनर से 3 या 4 जितने मर्जी पार्टनर से एक पार्टनर कम हो रहा है तो जो कंटिन्यूइंग या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका हिस्सा बढ़ जाता है। ये चीज समझनी चाहिए हमें, है ना। इसीलिए यहाँ पे एक्वायरिंग शेयर प्लस करके लिखा है ना, तो वो चीज हमें समझनी है कि वहां पर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते थे। सैक्रिफाइसिंग कैसे? जब नए पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर नुकसान में रहते थे, ऐसे ही जब यहां पर पुराना पार्टनर जा रहा है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो लोग गेन करेंगे। आज के बाद सिर्फ वो 2 रह जाएंगे, तो वो आज के बाद इस प्रॉफिट में सिर्फ गेन करेंगे। इसीलिए यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो के बदले गेनिंग रेशो निकलती है, ठीक है ना। ये चीज भी समझनी है आपको, यहां पर कोई सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकलती, यहां पर निकलती है गेनिंग रेशो, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर आज के बाद गेन कर रहे हैं, लॉस नहीं झेल रहे वो। जब एक पार्टनर आपके बीच में कम हो जाएगा तो सिर्फ आप 2 हिस्सेदार हो, तो आपकी गेनिंग रेशो निकलेगी कि आपने गेन कितना करा किसी पार्टनर के जाने से, वहां पे किसी के पार्टनर से आने से आपका सैक्रिफाइस होता है, ठीक है ना। सो केस 1 के बारे में बात करते हैं। व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स and the new profit sharing ratio among the all remaining partner is not given। अगर एक पार्टनर रिटायर हो गया हो और न्यू प्रॉफिट रेशियो डिसाइड ना करी हो तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। सो इस सिचुएशन में जैसे ए बी सी पार्टनर थे 3, ठीक है ना, ए बी सी वर 3 पार्टनर एंड रेशियो उनके बीच में 1:2, 2/5 एंड 1/10 ऐसे रेशियो थी। नई रेशियो आपको निकालने के लिए बोलता है, अगर ए रिटायर हो जाता है, अगर बी, अगर सी। तो बस इस चीज को हम समझते हैं कि अगर ए रिटायर हो जाता है या बी रिटायर हो जाता है तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम यहां पर देखते हैं, तो A:B:C जो रेशो है वो ये है 1/2:2/5:1/10। पहली जो एक समस्या है वो ये है कि इन तीनों को आप सेम बनाए, है ना, तभी आप समझ पाओगे। सो
इसको आप सेम बनाने के लिए लिखेंगे 5:4:1, यानी कि 5/10 ए का शेयर, 4/10 बी का शेयर एंड 1/10 सी का शेयर। ये है, ठीक है ना। ये है 3 पार्टनर का हिस्सा, ठीक है ना। अब इसमें से हो क्या रहा है, मान लो अगर ए रिटायर हो रहा है, ए आज के बाद नहीं रहा, तो अब ए नहीं रहा बिजनेस में, तो बी का रेशो क्या बना, 4:1, है ना। बी का शेयर क्या बना आज के बाद बिजनेस में, 4:1 ही रहा। ए रिटायर हो गया अगर, तो बी का शेयर क्या बना, 4:1। 4:1 को अगर हम सही तरीके से लिखें, यानी कि 4/5:1/5, दिस विल बी द न्यू रेशो। ये किस सिचुएशन की बात है, ये उस सिचुएशन की बात है जिस सिचुएशन में आपको नहीं बोला कि पुराना पार्टनर जा रहा है, आप पुराने पार्टनर का इतना हिस्सा ले रहे हो, आपकी नई रेशो ये होगी, कुछ नहीं बोला, कोई स्टेटमेंट गिवन है ही नहीं, तो हम ये सिचुएशन फॉलो करेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। अगर बी रिटायर हो जाता, यानी कि 4/10 वाला पोर्शन खत्म, तो नई रेशो क्या होती, 5:1 होती, यानी कि 5/6:1/6। अगर सी रिटायर होता, यानी कि न्यू रेशो होती 5:4, यानी कि 5/9:4/9। और इस सिचुएशन में अब ध्यान से सुनना, ये है किसकी रेशो, B/C की, ये है A/C की, और ये है A/C की, सॉरी ये है A/B की। तो ये एक्चुअल में 3 जनों की न्यू रेशो है। अगर मैं सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो की बात करूं, तो एक चीज आप खुद थोड़ा दिमाग से समझिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं B/C की, तो पहले जो B और C की रेशो थी, इस सिचुएशन में आऊं, ये पुरानी रेशो है ना, ये A/B/C की पुरानी शेयर है। इस शेयर की मैं बात करूं तो 5/10:4/10:1/10। कौन रिटायर हुआ इसमें से, A। तो पहले इनकी रेशो क्या थी, पहले इनकी रेशो थी 4:1, ये थी 4/10:1/10। अब इनकी नई रेशो हमने क्या निकाली, 4/5:1/5, है ना। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क है। ये इनकी थी ओल्ड रेशो और ये इनकी है न्यू। अब ध्यान से सुनो, पुराना वाला वो कम था, अब नया वाला जो है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले ये 3 थे, अब ये सिर्फ 2 बचे हैं। तो ये जो हिस्सा है लगभग ये मिलता जुलता इसमें जुड़ गया होगा, इसमें जुड़ा होगा, यानी कि ये वाला हिस्सा बड़ा है, ये वाला हिस्सा छोटा। अगर आप नए में से ओल्ड माइनस करो तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितना गेन करा, क्योंकि इन दोनों ने, ये इनकी तीनों की पुरानी रेशो थी, ये इनकी नई रेशो है। अगर आप पुराना वाला कम था, नया वाला ज्यादा है, तो आप ये पता लगाना चाह रहे हो ना कि कितना ज्यादा कमाया, कितना ज्यादा कमाया, मतलब गेनिंग रेशो कितना हुआ इनका। पहले ये कम हिस्सेदार थे, अब ये ज्यादा के हिस्सेदार हो गए हैं, तो कितने ज्यादा के हिस्सेदार हो गए हैं, तो वो पता लगाने के लिए भैया नया हिस्सा ज्यादा है, पुराना हिस्सा कम है। आप 3 जने पार्टनर थे, अगर 1 लाख रुपए का फायदा होता था तो आप बांटते थे 40,000, 30,000 और 30,000। अब मान लो वो 40,000 वाला पार्टनर चला गया, बचे कितने, 30,000 वाले। वो दोनों आज के बाद कितने में बांटेंगे, अगर बराबर की हम बात करें तो लोग वो बांटेंगे 50,000। तो ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, पहले 30 बांटते थे, 50 लेना पड़ेगा। तो वो हिस्सा ज्यादा जो आया वो कितना आया, उसे ही हम कहते हैं गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो कैसे निकलती है, नए में से पुराना माइनस करके, यानी कि 4/5 बी में से 4/10 आप माइनस करोगे तो एलसीएम 10, 5 2 4 8 -4 विल बी 4/10। और इसमें से 1/5 में से 1/10 माइनस करोगे तो 1/10 विल बी योर न्यू रेशो, ठीक है ना। यानी कि ये जो आपकी 4:1 आई, ये क्या आई कि इतने में इन्होंने गेन करा। सो दिस इज एक्चुअली अ गेनिंग रेशो। इस सिचुएशनों में भी यही कर रखा है, जैसे आप देखें, क्योंकि इन सिचुएशन में आपको कुछ बोला ही नहीं है, तो आप पुराना जो पुराना पार्टनर रिटायर हो गया उसका हिस्सा खत्म कर दो और नए पार्टनर का जितना बचा उस रेशो में बांट लो। केस 2 पर आते हैं। व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशो। मतलब हुआ क्या इस सिचुएशन में कि जो आपके पुराने पार्टनर है, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उस रिटायर पार्टनर का हिस्सा एक अलग स्पेसिफाइड रेशो में लेके जा रहे हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यही। तो A/B/C जो है पार्टनर थे विद अ रेशो ऑफ
5:3:2 बी रिटायर हो गया है और उसका हिस्सा जो है बी का हिस्सा वो ए और सी लेके गए 2:1 की रेशो में, तो न्यू रेशो कैसे निकलेगी? तो जैसे कि इस सिचुएशन में करा, ध्यान से समझना। तो बी का हिस्सा कितना था? बी का हिस्सा था, यहाँ पे समझ लेते हैं हम, A:B:3 5:3:2। तो A:B:C पार्टनर है जिसमें से बी जो है वो रिटायर हो रहा है, यानी कि बी का हिस्सा कितना है? 3/10। उसके लिए अब होगी लड़ाई ए और सी के बीच में, कितना वो लेके जा रहे हैं। और इस सिचुएशन में ये है कि वो जो हिस्सा लेके जा रहे हैं, मतलब जो ले रहे हैं, वो एक स्पेसिफाइड रेशो में ले रहे हैं। वो स्पेसिफाइड रेशो क्या है? वो स्पेसिफाइड रेशो है 2:1, यानी कि वो जो स्पेसिफाइड हिस्सा लेके जा रहे हैं वो 3/10 में 10 को 2:1 की रेशो में लेके जा रहे हैं, यानी कि वो 3/10 जो हिस्सा है उसको 2:1 की रेशो में लेके जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैं ये नहीं बोला कि वो इतना 2/1, ये नहीं है कि वो हिस्सा लेके जा रहे हैं, 2/1 लेके जा रहे हैं 3/10 का। कुछ लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ये ए और सी पार्टनर बचे हैं और वो 2:1 का हिस्सा लेके जा रहे हैं। वो 2:1 नहीं लेके जा रहे, वो 3/10 का 2:1 में लेके हिस्सा जा रहे हैं। ये चीज समझो, यानी कि ये जो लेके जा रहे हैं एक्चुअल शेयर नहीं है, ये तो इसका हिस्सा है। तो बी का हम लोग शेयर पता लगा रहे हैं कि बी का शेयर कौन कितना लेके गया और कौन कितना लेके गया। जैसे कि अब हम बात करें ए कितना लेके गया। अच्छा, ये 2:1 है, यानी कि ए और सी की बात हो रही है, A:C। ए लेके गया 2/3 और सी लेके गया 1/3। किसका? 3/10 का। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 2/3 ले गया, नहीं भैया, 2/3 लेके गया लेकिन 3/10 का। यानी कि ए ने एक्चुअल में लिया कितना है? तो ए ने लिया है 2/3 किसका? ऑफ 3/10 का। ये चीज समझो। तो 2/3 इंटू 3/10 विल बी 2/10। और सी एक्चुअल में लेके कितना गया? तो सी ने लिया 1/3, लेकिन किसका? 3/10 का, बी के हिस्से का 1/3 रेशो में लेके गया है, यानी कि इट विल बी 1/10। यानी कि ए ने 3/10 में से 2/10 हिस्सा लिया और सी ने बी के रिटायर वाले पार्टनर के हिस्से का 1/10 सी ने लिया। ठीक है ना? क्या ये बात समझ में आई? ये हिस्सा एक्चुअली में वो हिस्सा है जो वो उसकी कैपिटल को लेके गए हैं। ये तो सिर्फ रेशो थी कि इस रेशो में लेके गए हैं। ठीक है ना? तो अब ये हमने हिस्सा पता लगा लिया। अब ध्यान से सुनो, ये हिस्सा ए लेके गया और ये हिस्सा सी लेके गया। तो अब हमें निकालनी जो है इस क्वेश्चन में वो है न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे निकलती है? न्यू रेशो निकलती है कि भैया ए पुराना पार्टनर, उसका पुराना शेयर, उसमें अगर आप उसको अब नया हिस्सा कितना मिल गया वो जोड़ दो तो न्यू रेशो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? मतलब जितना ये पुराने पार्टनर जितना उसको दे रहे हैं वो पता चलेगा। ए का पुराना हिस्सा कितना था? 5/10। न्यू रेशो कितना मिला? 2/10। जोड़ लो 7/10 ए का न्यू रेशो। बी की अगर हम बात करें, सॉरी बी तो रिटायर हो गया, सी की अगर हम बात करें तो सी का पुराना हिस्सा 2/10 था, अब उसे 1/10 मिल गया, सो ही विल बी एबल टू गेट 3/10। सो द न्यू रेशो विल बी 7:3। इस तरीके से हम इस स्पेसिफाइड क्वेश्चन में जब पता लगाए कि कितने कितने हिस्से में दे रहा है, तब हम इसको ऐसे निकालेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है ना? सो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, विच इज इलस्ट्रेशन 3। ये कहता क्या, पहले पढ़ लेते हैं। शेयर ऑफ द पार्टनर इज टेकन बाय ओनली वन पार्टनर। देखो ये एक सिचुएशन, कितना अच्छा सिचुएशन का क्वेश्चन दिया। इसमें क्या बोल रहा है कि शेयर जो है रिटायरिंग पार्टनर का, जब पार्टनर रिटायर हो गया तो उसका शेयर सिर्फ एक पार्टनर लेके जा रहा है। मतलब अगर 3 पार्टनर है तो 2 पार्टनर को लेना चाहिए ना, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टनर लेके जा रहा है। तो ए बी सी 3 पार्टनर है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो A:B:C पार्टनर थे विद अ रेशियो ऑफ 2:2:1। ये बात क्लियर होती है? ओके। आफ्टर दैट बी रिटायर्स, बी हो गया रिटायर, यानी कि कितने हिस्से वाला? 2/5, 2/5, 1/5, यानी कि बी का हिस्सा हुआ 2/5। ये वाला बंदा रिटायर हो गया। अब ये जब बंदा रिटायर हुआ तो
यहां जो बोल रहा है बी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी, इसका हिस्सा सिर्फ कौन लेके गया? सी लेके गया। यानी कि अब बी रिटायर हो रहा है तो ए टू सी बचना चाहिए था, जिसमें से सिर्फ सी हिस्सा लेके जा रहा है, ए नहीं। ए की रेशो जो है वो अनचेंज्ड रहेगी, है ना। तो ए का हिस्सा तो वही रहेगा और सी के हिस्से में चेंज आएगा। अब इसको ध्यान से देखो, तो जिसके हिस्से में चेंज आ रहा है पहले उसका हिस्से में चेंज करेंगे, ए का तो सेम वही रहेगा, तो न्यू रेशो तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो सी का हम बात कर रहे हैं, सी का हमें सिर्फ न्यू शेयर निकालना है। अब ए के हिस्से में जब कोई चेंज ही नहीं हुआ तो ए का हिस्सा तो वही रहेगा ना, तो उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। तो सी का नया शेयर जब हम निकाल रहे हैं तो सी का नए शेयर में पुराना शेयर और अभी नया उसे जितना मिल रहा है, वो नया कहां से मिल रहा है? शेयर विच इज टेकन फ्रॉम, किससे मिल रहा है? बी से मिल रहा है ना। तो पुराना शेयर है कितना? पुराना शेयर है 1/5, उसमें अभी उसे बी से कितना हिस्सा मिल रहा है? 2/5। क्या यूं बोला कि 2/5 का कुछ रेशो? अरे भैया ध्यान से सुनो, बी रिटायर हुआ, बी का हिस्सा ही 2/5 है, वो पूरा हिस्सा सी लेके जा रहा है, यानी कि पूरा हिस्सा जोड़ दो, पूरा ही लेके जा रहा है ना। तो यानी कि अब ये जो सी का नया शेयर है वो क्या बना? 3/5। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि सी का नया हिस्सा तो मिल गया 3/5, और ए का न्यू शेयर क्या कहलाएगा? यहां सवाल उठता है। तो ए का न्यू शेयर तो एक्चुअली में अनचेंज था, कोई चेंज ही नहीं है उसमें, अनचेंज्ड है। यानी कि उसका हिस्सा पहले भी 2/5 था और अब भी 2/5 ही कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? सो अभी भी उसका हिस्सा 2/5 ही कहलाएगा। सो ए इज टू सी की न्यू रेशो होगी 2/5 इज टू 3/5। देखिए क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाता है, क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे अगर एक बात पूछूं जो आप मुझे बताएं, वो ये है, अब ध्यान से सुनना। बी हुआ रिटायर, उसका हिस्सा था 2/5 जो कि सिर्फ ए और सी में से सिर्फ सी को मिला, ए को नहीं मिला। तो मुझे एक बात बताओ, जब पुराना पार्टनर जाता है तो नए पार्टनर क्या करते हैं? नए पार्टनर करते हैं गेन, मतलब सॉरी न्यू पार्टनर नहीं, कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं? गेन। कंटिन्यूइंग पार्टनर जब गेन कर रहे हैं तो इससे उनकी गेनिंग रेशियो निकाली जाती है, जिससे वो गुडविल को देंगे। ये बात का टॉपिक है, लेकिन बस एक वे लाइन में बोला, वो चीज आपको क्लियर करनी चाहिए कि बी जब रिटायर हो रहा है तो उसका हिस्सा पुराने पार्टनर लेके जाते हैं, तो वो क्या करते हैं एक्चुअली में? पुराना उनका पहले का हिस्सा कम होता है, अब 3 जनों का हिस्सा सिर्फ 2 जनों में रह जाएगा, तो दोनों का ज्यादा शेयर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। लेकिन इस सिचुएशन में ए तो कुछ लेके ही नहीं गया, ए का तो हिस्सा वही था और सिर्फ सी लेके गया। तो इसका मतलब ये है कि ए तो अनचेंज रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन सी में जरूर चेंज हुआ। यानी कि कल को अगर, अब देखो एक चीज मैं यहां पे ला रहा हूं, जैसे ए बी सी पार्टनर है, कल को जब बी रिटायर हुआ तो बी अपनी गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा, लेके जाता है ना, जैसे अपने एडमिशन में पढ़ा, नया पार्टनर आता है तो गुडविल का हिस्सा देता है पुराने पार्टनरों को। वैसे ही जब बी जा रहा, जब पार्टनर खत्म हो रहा है बी, तो बी ये सोचेगा ना कि यार आज के बाद मैं गुडविल का हकदार नहीं रहूंगा। जब मैं गुडविल का हकदार नहीं रहूंगा तो मैं क्यों ना पुराने पार्टनर से अपनी गुडविल का हिस्सा लेके जाऊं। तो जब वो ए और सी पे जाएगा तो ए ये बोलेगा कि भाई आपकी जो शेयर थी मैंने उसमें कोई चेंज करा ही नहीं है, मैंने तो कोई फायदा कमाया ही नहीं है, मेरा तो अनचेंज्ड रहा है पूरा सिनेरियो, लेकिन सी ने जरूर गेन करा है। तो इस सिचुएशन में सिर्फ सी एक रिस्पॉन्सिबल है गुडविल को सी ए बी रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देने में। यानी कि इस सिचुएशन में जब सिर्फ एक पार्टनर हिस्सा गेन कर रहा है तो वही पार्टनर जो है रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देगा, आगे आगे जाके वही रिस्पॉन्सिबल इस चीज में होएगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको? अब हमारे यहाँ क्वेश्चनों में गेनिंग रेशियो ही बचा है, इसमें ज्यादा कुछ अच्छे क्वेश्चन है नहीं, बस चीजें समझने वाली थी जो अब क्लियर है। बाकी हम क्वेश्चनों को पढ़ते हुए चल लेते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन लगेगा कराने लायक तो जरूर करेंगे। अब इस सिचुएशन में आपको गेनिंग रेशियो भी निकालनी है। देखो गेनिंग रेशियो का सिनेरियो क्या है मैं समझा देता हूं। जैसे कि अगर ए इज टू बी इज टू सी है, 3 पार्टनर है, मान लो बी रिटायर हो गया तो अब बचे कितने? ए इज टू सी। आपको ये तो पता है गेनिंग रेशियो निकालनी है। देखो क्या है, 3 पार्टनर थे, आज के बाद सिर्फ कितने रह गए हैं? सिर्फ 2। जब 2 पार्टनर रह गए तो बिजनेस में हकदार कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग हैं। तो बी हकदार नहीं रहा,
ए और सी क्या है, गेन कर गए। गेन क्यों कर गए, क्योंकि आज के बाद उनका हिस्सा बढ़ गया, जो वो बी का हिस्सा था वो भी वो लोग ने ले लिया। तो वो हिस्सा कितना था वो पता लगाना कहलाता है गेनिंग रेशो। इनका था ओल्ड शेयर, अब वो बन गया न्यू। न्यू वाला ज्यादा है और ओल्ड वाला कम था, तो वो न्यू जितना ज्यादा हुआ है वो हिस्सा पता लगाना गेनिंग रेशो कहलाता है। यानी कि गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर, नया शेयर जो कि ज्यादा होता है उसमें से पुराना शेयर माइनस कर दो, गेनिंग रेशो आ जाती है। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं पहले, तो इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ए बी सी वर 3 पार्टनर ऑफ द शेयर रेशो 3:2:1 में वो लोग पार्टनर थे। तो हुआ क्या, गेनिंग रेशो आपको निकालनी है। अगर ए रिटायर होता, अगर बी रिटायर, अगर सी, तो देखो बस सिचुएशन देखो। अगर ए रिटायर हो जाता तो नई रेशो बचेगी 2:1। देखो कहने में बहुत आसान होता है, आपके लिए आप एक टाइम पे कंफ्यूज भी हो जाओ। जैसे A:B:C 3 पार्टनर है विथ 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6, इन सबका ऐड करते हो ना आप इन सबका। अब अगर ए रिटायर हो जाए तो आज के बाद जो पार्टनर बचे वो एक्चुअली में 2:1 के हकदार है। पुरानी रेशो जो थी वो क्या थी, 2/6 और 1/6 लिखना जरूरी है। ये नीचे 6 लिखना जरूरी है। अब वो आज के बाद नया रेशो उनका 2:1 रह गया है, यानी कि वो नया रेशो जो है वो 2/3 है और 1/3 है। ये बात समझो, क्योंकि अब वो अपने रेशो का ऐड करेंगे। पहले वो पुराने 3 पार्टनर थे तो वो तीनों के हिस्से का ऐड करके बनाते थे अपनी रेशो। अभी से वो 2 पार्टनर है तो 2 का सम बना के नीचे लिखेंगे। तो 2/3 ये ओल्ड रेशो है, इस न्यू में से ओल्ड को माइनस करोगे, क्या निकलेगा, गेनिंग रेशो निकलेगी, जैसे कि यहाँ पे हर सिचुएशन में किया गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ए बी सी पार्टनर थे, ये इनकी रेशो थी, बी रिटायर हो गया। ए और सी ने डिसाइड करा कि कल को हमारी फ्यूचर रेशो, यानी कि उनकी फ्यूचर रेशो, यानी कि ये इनकी एक्चुअल में क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो न्यू रेशो गिवन है, ये बात समझना आप। ठीक है ना। तो नई रेशो उनकी ये है, पुरानी रेशो उनकी क्या थी, पुरानी रेशो दे दी, गेनिंग रेशो आप माइनस करके इजीली निकाल लोगे। देखिए सब में ही है ये गेनिंग रेशो। एक इस क्वेश्चन में जो नई सिचुएशन है, जब आप ये करोगे तो ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में क्या लिखा, बीइंग नेगेटिव इज अ रिजल्ट, इट इज सैक्रिफाइस। कभी कभी क्या होता है, नए पार्टनर गेन कर जाते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है, जो इस सिचुएशन में दिया गया, जब हम ए का गेनिंग हिस्सा निकाल रहे हैं, यानी कि ए ने कितना हिस्सा अपना बढ़ाया होगा, तो ए ने हिस्सा जो अपना बढ़ाया वो 4/15 से बढ़ाया। जब हम बी का हिस्सा निकाल रहे हैं तो वो एक्चुअल में माइनस आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 पार्टनर थे, अब वो 2 पार्टनर हुए, तो इससे दोनों पार्टनर को गेन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब आपकी प्रॉफिट रेशो चेंज होती है तो उसमें किसी पार्टनर का प्लस का बैलेंस ना होके माइनस का बैलेंस आ जाता है, गेनिंग रेशो। वो कैसे, ए और बी सी 3 पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया, बचे ए और बी। जब ए और बी अपनी गेनिंग रेशो निकालने जा रहे हैं और बैलेंस आया माइनस, तो इसका मतलब ये है कि बी की रेशो पहले ज्यादा थी, अब बी की रेशो उन्होंने कम कर दी। इसका मतलब उसने क्या करा, सेक्रीफाइस करा। इसका मतलब वो फायदा होना चाहिए था जब रिटायरमेंट हो रही है, लेकिन वो अकेला ऐसा पार्टनर निकला जिसको लॉस झेलना पड़ा। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद लगभग सब ऐसे ही क्वेश्चन है। सो आज हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में चेंज कैसे करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगले में हम सीखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करें गुडविल का। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।